स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चिरकालीन शांति के लिए सतत युद्ध के अभ्यास में जुटे रहें, ये कह रहे थे चाणक्य चंद्रगुप्त को। दैट इज, इन ऑर्डर टू मेक कांस्टेंट पीस बी एवर रेडी फॉर वॉर। ये ज्ञान इंडिया के सिर्फ एक बुद्धिजीवी से नहीं बल्कि साउथ एशिया के बहुत सारे बुद्धिजीवियों से भी आ रहा था। हम बात कर रहे हैं अबाउट द नीड टू कीप अ डेटरेंट ऑन द टेबल, यानी कि अगर कोई डेटरेंट टेबल पर नहीं है, अगर कोई शक्ति हमारे पास वज्र के समान नहीं है, तो वो शक्ति है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। मैं हूं आशीष और आज के पॉलिसी वॉच में हम बात करेंगे व्हाट वी मीन बाय इंडियाज न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, व्हाई वी हैव वन, हमारे पास एक डॉक्ट्रिन ऐसे है तो क्यों है, और इस डॉक्ट्रिन की खमियां और खामियों के साथ साथ इस डॉक्ट्रिन के दूसरे आयाम। सो टुडेज लेक्चर इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू इंडियाज डिफेंस नीड्स, जो आपके जीएस पेपर 3 यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 3 का एक अभिन्न अंग है। ओके, सो जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, वो शख्स और वो लोग दोनों ही दिवंगत हैं अभी इस समय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एंड इवन एपीजे अब्दुल कलाम। नाउ ये डॉक्ट्रिन आ रही थी 2003 में। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री काल चल रहा था, और शायद आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड के समय या न्यूक्लियर ट्रायल्स के समय एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट के तौर पर डीआरडीओ के उनको बता रहे थे और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बट बेसिकली कहानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की हम समझेंगे कि सबसे पहले क्यों है, उसके बाद में क्या है और उसके क्या आयाम हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ द नीड ऑफ व्हाई डू वी नीड अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड व्हाट वाज इट्स लेगेसी, कि हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी और शायद इसकी लेगेसी क्या है। ये कहा जाता है बाय मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स दैट इट वाज एन ऑप्शन ऑफ मिनिमल न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी कि सबसे कम से कम आपके पास एक न्यूक्लियर डिटरेंस होना चाहिए अगर आपके एडवर्सरी या अगर आपके दुश्मन आप पर हावी हुए तो। ये उन समय की बात थी जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अपने चरम पर था। न्यूक्लियराइजेशन यानी कि वर्ल्ड पावर्स का, और स्पेशली उन पावर्स का जो विश्व युद्ध में विजय हुए, उनके तरफ से न्यूक्लियराइजेशन की बयार आई हुई थी। 1944 से 66 तक अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट्स की श्रृंखला को देखें, ठीक है, कितने न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए हैं अगर उनकी श्रृंखला को देखें, तो फ्रांस ने सबसे ज़्यादा, यानी कि 1945 से 1996 तक 210 टेस्ट किए, न्यूक्लियर टेस्ट्स। यूके और चाइना उनके ठीक पीछे थे, 45 टेस्ट्स बिटवीन 1952 टू 91, और चाइना 1954 से 96 में 45 टेस्ट कर रहे हैं। ये सारे टेस्ट सतह के नीचे और ऊपर दोनों हो रहे थे। इनफैक्ट ऊपर होने वाले सतहों की टेस्ट, यानी कि ज़मीन से ऊपर होने वाले न्यूक्लियर आर्म्स की टेस्ट 1954 में ही 65 से ज़्यादा हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेस्ट्स सबसे ज़्यादा इनफैक्ट 1944 के बाद बढ़ती गई। दिस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। द रीज़न इज व्हाई। तो ऐसा क्यों हो रहा था? सबसे पहले आप जानते हैं that we had the coming up of the atom bombs explosion in Hiroshima and Nagasaki. उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमन ने ये एक प्रकार से निर्णय लिया और जापान को एक डिसाइसिव तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर किया। हालांकि ये निर्णय सिर्फ जापान के लिए ही प्रॉब्लमैटिक नहीं था, इनफैक्ट ये बाद में कोल्ड वॉर को भी जन्म देता है। जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ये कहा जाता है बाय हिस्टोरियंस दैट द पीपल हु रिमेन्ड फ्रेंड्स ड्यूरिंग पीस
could not remain so during, I beg your pardon, that people who remained friends during war could not remain friends during peace. यानी कि स्टालिन, हेनरी ट्रूमैन, विंस्टन चर्चिल, जो रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध एक साथ मिलकर लड़ी जर्मनी के खिलाफ, इटली के खिलाफ। बट जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होती है और एक प्रकार से ये मशरूम क्लाउड्स की बयार आती है, ये मशरूम क्लाउड्स की बयार ने इन लोगों की घनिष्ठ मित्रताओं को दो भागों में बांट दिया। विश्व दो भागों में बढ़ चुका था आफ्टर 45, जिसको आप कहते हैं कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर फॉलो कर रहा था कम्युनिस्ट स्ट्रैटेजी और यूएस लेड ब्लॉक फॉलो कर रहा था कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद की स्ट्रैटेजी। और इसके बीच में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर आर्सेनल और न्यूक्लियर आर्सेनल से अपने आप को परिपक्व करना या अपने आप को एम्बेड करना, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टैंस बन चुका था दोनों ब्लॉक्स में रह रहे नेशंस के लिए। भारत इसे करीबी से देख रहा था और शायद इस मशरूम क्लाउड्स की हवाएं साउथ एशिया में भी तेज हो रही थी। नाउ द स्पेक्टर ऑफ वॉर वॉज ऑल्सो अराउंड अस, यानी कि हमारे पास भी वॉर्स की कमी नहीं थी आफ्टर 1950s। टू बी पर्टिकुलर, इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। ये तो निश्चित था कि भारतीय सेना ने काफ़ी डिसाइसिव वॉर्स लड़ी और इससे पहले के पॉलिसी वॉच के एडिशन में भी हमने काफ़ी विस्तार से इंडिया के डिफेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की है, जिसके बारे में हम इनके बारे में भी बात करते हैं, बट नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर नाउ। हालांकि इन वॉर्स के चलते हमें हमारी न्यूक्लियर आर्सेनल्स की कमी खल रही थी और भारत ने शायद ये सोचा दैट इट बिकम्स वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ स्ट्रैटेजिक बैलेंस, यानी कि साउथ एशिया में एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस और न्यूक्लियर आर्म्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, राइट? नाउ सबसे पहले दिस इज अ सेट ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड पॉलिसी, यानी कि स्टेट ने सेल्फ डिक्लेयर की है इस पॉलिसी को, न्यूक्लियर पॉलिसी को, जो 2003 में बन के तैयार हुई थी। नाउ इट इज अ सेट ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ न्यूक्लियर अटैक, कि अगर स्टेट पर न्यूक्लियर अटैक होता है, भारत पर न्यूक्लियर अटैक होता है, तो भारत की रणनीति और अगर भारत किसी पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है तो वो किस परिप्रेक्ष्य में करेगा, ये सारी चीजें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखित है। नाउ इन 1996 इटसेल्फ, 1996 में ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जब बीजेपी पावर में आना चाह रही थी, देखिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव इस्तीफा दे रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी न्यूक्लियर टेस्ट्स और ओपन न्यूक्लियर टेस्ट्स करने की फाइलें चला रखी थी। बट बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे सबसे पहले, ये क्रेडिट बीजेपी को दिया जाना चाहिए कि एक पार्टी के तौर पर उन्होंने सबसे पहले इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया कि वो जब अगर पावर में आते हैं तो वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 1996 में ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, जो पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से भी चला आ रहा था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बीच में काफ़ी तालमेल हुई और उसी के चलते न्यूक्लियर प्रोग्राम त्वरित और एकाकी यानी कंटिन्यूटी के साथ चलता रहा। 2003 में जाके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पब्लिक किया गया। 4 जनवरी 2003 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सुबह 8 बजे एक रिलीज आती है। वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो लगभग आप अपने यूपीएससी के नीड्स के लिए रोज देखते हैं। सो पीआईबी की एक बुलेटिन आई 4 जनवरी 2003 को, और इस बुलेटिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के सारे मायने लोगों को एक्सप्लेन किए। नाउ आप पिक्चर्स देख रहे हैं, उस समय ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो थी ही, लेकिन लाजमी है डिस्कस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, दैट हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर। ये ब्यूटी है एनडीए की और एनडीए के कोalition पार्टनर्स की कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के बिहार के एक लीडर
जो केरला में जन्म लिए लेकिन बिहार में जाकर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, मुजफ्फरपुर से चुन के आ रहे एक सोशलिस्ट लीडर के रूप में पहचान रखने वाले जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे। एंड द क्रेडिट शुड ऑल्सो गो वेयर इट इज ड्यू। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन के आयाम हैं क्या, दैट व्हाट आर द टेनेट्स, यानी कि एक एक टेनेट्स हैं क्या। एक एक टेनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू सी देम। नाउ द फर्स्ट टेनेट, it says that building and maintaining a credible minimum deterrence, ये चीज सबसे पहले हमने बात की थी कि कम से कम एक बहुत रोबस्ट क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस होना चाहिए, एक प्रतिशक्ति होनी चाहिए। डेटरेंस का मतलब कि आप अगर हमें आंख दिखा रहे हो तो हमारे पास भी दिखाने को आंख है, वो मिनिमम डेटरेंस प्रतिशक्ति होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे विवादों में रहा है टेनेट्स के आयाम, और वो है अ पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज। भारत ने काफी पहले से ही नो फर्स्ट यूज की कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी घोषणा की सबसे पहले। न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन, यानी कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर ही न्यूक्लियर वेपन को यूज किया जाएगा। दैट इज व्हाट द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सेज। अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी, ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन टेरिटरी पे कोई नॉन न्यूक्लियर अटैक होता है तो इंडियन फोर्सेस न्यूक्लियर अटैक कर देगी, ये भी नहीं है। तो इस महीनता को समझिए, इस गहराई को समझिए। ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक्स तब होंगे जब इंडिया पर भी न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा, और राइट टू रिटेलिएशन इंडिया न्यूक्लियर वेपन के थ्रू एक्सप्रेस करेगी। Nuclear retaliation to a first strike will be massive and designed to inflict unacceptable damage. दूसरी बात जो ये कही जाती है कि अगर इंडिया ने रिटेलिएट किया, और वो भी न्यूक्लियर आर्सेनल से रिटेलिएट किया, तो वो इतनी बड़ी रिटेलिएशन होगी कि हमारे एडवर्सरी या हम पर जिसने हमला किया है वो उस डैमेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। यानी कि इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी अपने एनिमी को ओवरवेल्म करने के लिए होगी कि भारत जब अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करेगा, एनिमी ओवरवेल्म होंगे, इतने ज्यादा तौर पर और इतने भारी तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि शायद टोटल एनहिलिएशन, पूर्ण तरीके से निस्तनाबूद करने वाली स्ट्रैटेजी इंडिया अपनाएगी। दैट becomes the most important challenge. बाद में ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिटेलिएशन अटैक्स कैन ओनली बी ऑथोराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अब ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तार से दूसरी स्लाइड में बात करेंगे। बट बस अभी के लिए इतना बता रहा हूं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी गठन किया गया, जो शायद न्यूक्लियर आर्सेनल्स की रखरखाव की जिम्मेदारी और उसे ऑथोराइज करने की जिम्मेदारी रखती है। नाउ, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट होंगे, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगी ही नहीं, उनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स भारत भी इस्तेमाल नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। हाउएवर, हालांकि इसके साथ event of a major attacks against India or Indian forces anywhere by biological or chemical weapons, यानी कि अगर इंडिया पे एक मेजर अटैक होता है जो जैविक हो या रासायनिक हो, बायोलॉजिकल या केमिकल हो, तब भी इंडिया के पास ऑप्शन होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन के थ्रू रिटेलिएट करे। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इंडिया पे क्या कभी बायोलॉजिकल हमला हुआ है या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्लाइड टू लुक इनटू बायोलॉजिकल वेपन्स। ऐसे कौन से बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो वेपनाइज, या ऐसे कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो वेपनाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको एंथ्रेक्स के बारे में पता होगा, दैट एंथ्रेक्स लेटर्स में भेजे जाते थे एक ज़माने में यूएस एम्बेसी में, जो काफ़ी लीथल बायोलॉजिकल वेपन्स माने जाते थे, which had some numbing effect as well as caused sudden deaths.
इट इज़ वन सच एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स और ढूंढ सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के एग्जाम्पल। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है दैट द कोविड वायरस, द सार्स कोविड वायरस, इसके वुहान लैब के साथ जुड़े हुए वेपनाइजेशन की कहानी भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बिकॉज ये कहा जाता है कि हो सकता है दैट कोविड वायरस इज़ अ लैब मेड biological weapon. Now, we have no authoritative reply from WHO, or we don't have any authoritative reply from any international agency. इसलिए हम इसको पुष्टि करके नहीं कह सकते, लेकिन ये एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है that what are the examples of biological or chemical weapons. Next, continuance of strict controls on export of nuclear and missile related materials and participation in the fissile material cutoff treaty negotiations on nuclear tests will be done. यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल या फिसाइल मटेरियल जो न्यूक्लियर मटेरियल में यूज किया जाएगा या न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में यूज किया जाएगा, जैसे प्लूटोनियम, राइट, ऐसे फिसाइल मटेरियल्स का हम एक्सपोर्ट जो है वो पहले की तरह करेंगे, यानी कि देयर विल बी अ कंटिन्यूस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट जिस तरीके से चलता है। और साथ ही साथ फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, यानी कि फिसाइल मटेरियल्स जो मटेरियल बॉम्ब बनाने के यूज में काम आ रहे हों उसको कट ऑफ करने का भी, उस ट्रीटी में शामिल रहने का भी भारत निर्णय ले रहा है। साथ ही साथ कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और लास्ट में आप समझ सकते हैं कि कोई नेशन ऐसी फिलॉसफी देता है जो ये भी बता रहा है कि अटैक के साथ साथ हम डिसआर्मामेंट में भी पार्ट ले रहे हैं, तो आप ये भारत से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो भारत ये भी कहता है अपने 2003 के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में पार्ट लेंगे, और होता भी यही है। जेनेवा में चल रहे कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का आज भी भारत भागी है, आज भी भारत पार्ट है। और इनफैक्ट भारत ये कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, यानी कि अगर डिसआर्मामेंट हो और न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी अगर छोड़नी है तो सभी को छोड़नी चाहिए। ये बिल्कुल ही गैर डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये भारत की सोच है और ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी शामिल है ना। इन सब को देखने के बाद वक्त आ चला है दैट वी शुड सी व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस और न्यूक्लियर कमांड क्या है, और न्यूक्लियर कमांड के साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। हमने यहाँ पे इसके बारे में बात की जिसे कहते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यानी कि अगर आपके जहन में ये सवाल है कि सर अगर ज़रूरत आन पड़े तो डिसीजन कौन लेगा, कौन से अथॉरिटी होंगे जो डिसीजन लेंगे, और साथ ही साथ न्यूक्लियर आर्सेनल्स के रखवाले हैं कौन भारत में, इत्यादि, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ना न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है और न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के नीचे है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के साथ रहता है। और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में 2 काउंसिल्स हैं, ठीक है। तो इसमें 2 काउंसिल्स हैं। एक तो है पॉलिटिकल काउंसिल जो खुद प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं उनके, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि ये पॉलिटिकल काउंसिल रिलीज अथॉरिटी है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर रिलीज अथॉरिटी है कि अगर रिलीज करने की डिसीजन ली जाएगी तो पॉलिटिकल काउंसिल लेगी, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अंदर काम कर रही है, जिसका एक नाम है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन इस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के एक और पहलू है, यानी कि एक और काउंसिल है, और उस काउंसिल का नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेड करते हैं हमारे एनएसए, अभी के जो फिलहाल एनएसए हैं, अजीत डोवल जी। नाउ
एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव ये काउंसिल काम करती है, जो भी निर्णय पॉलिटिकल काउंसिल का होगा उसे कार्यान्वित करेगी, यानी कि उसे इंप्लीमेंट करेगी, एज सिंपल एज दैट। तो इन ऑर्डर टू जस्ट रिवाइज इट अगेन, वी हैव द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। सो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी रखती है, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के दो अंग हैं, एक पॉलिटिकल काउंसिल है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। पॉलिटिकल काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती है और वही रिलीज अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी देंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स रिलीज करने हैं कि नहीं, और उस रिलीज अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनके अध्यक्ष होंगे एनएसए। फाइन। नाउ इसके बाद हमें देखना है दैट हु होल्ड्स द न्यूक्लियर आर्सेनल्स, किनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स कैसे स्टोर होते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, किस तरीके से, और कौन इनकी अध्यक्षता करता है। नाउ बेसिकली द होल्डर ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल्स इज स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्स, जो इन काउंसिल्स के नीचे काम करता है। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो न्यूक्लियर कमांड फोर्स के अंदर पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे काम करता है स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस। अब ये स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस होल्डर ऑफ ऑल न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये स्ट्रैटेजिक वेपन्स को होल्ड करते हैं। सो इसमें सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कहा गया है, स्ट्रैटेजिक वेपन्स भी कहा गया है। मैं स्टूडेंट्स को और इम्प्लोर करूंगा जानने के लिए या समझने के लिए कि स्ट्रैटेजिक वेपन्स में क्या सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, कि उसके अलावा भी हो सकते हैं। यू कैन सर्च मोर ऑन इट। कमांडर इन चीफ जो स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस के हैं, कमांडर इन चीफ इज ऑन रोटेशनल बेसिस हेडेड बाय वन ऑफ द आर्म्ड सर्विसेज, यानी कि रोटेशनल बेसिस पे या तो आर्मी के या नेवी के या एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स इसे हेड करते हैं ऑन अ रोटेशनल बेसिस। नाउ ये हर 4 से 8 महीने में चेंज होते हैं, सो यू हैव टू नो who is the present, that is the job that I am giving you, who is the present as of we speak today, who is the present head of strategic command forces. Now ये एयर मार्शल एनएस ढिल्लों थे जब 1 अप्रैल को 2022 में इनकी अध्यक्षता की जा रही थी ऑफ द स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस। ना आगे बढ़ते हैं, वाई नॉट नेहरू, यानी कि कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि सर क्यों नेहरू जी के समय में, या आप और हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जब टेस्टिंग हुई थी तो दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। सो 1974 में सबसे पहले टेस्टिंग हो रही है, और उस टेस्टिंग का नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, राइट। सो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी जी के समय में हो रही है, नॉट इन द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बट एक कड़ी है जो जवाहरलाल नेहरू के समय से ही काम कर रही थी न्यूक्लियराइजेशन पे। उस कड़ी का या उस किरदार का नाम है होमी भाभा। ना डॉक्टर होमी भाभा, अ ब्रिलियंट फिजिसिस्ट, अ हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वन ऑफ द फर्स्ट हेड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन भारत में आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक प्रकार से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी माने जाते हैं। होमी भाभा जी का ये मानना था, और शायद जवाहरलाल नेहरू का भी ये मानना था, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिविलियन पर्पस के लिए यूज की जानी चाहिए। सिविलियन पर्पस यानी नागरिक उपयोग के लिए, जैसे पावर बनाने के लिए। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैसे बने, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हम इंपोर्ट करें, ये सबसे पहले अप्रोच हुआ करती थी भारत सरकार की। इसी अप्रोच के तहत हमने बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी जो है इंपोर्ट किए, जैसे अप्सरा, जेरलिना, सीरस। Now, Cirrus was one of the imported nuclear reactors, और ये कनाडा से आ रहा था। होमी भाभा ने कहा कि इस रिएक्टर से निकल रहे जो फ्यूल्स बाहर निकलते हैं, बिकॉज बहुत सारे फ्यूल्स जो है वो स्पेंट फ्यूल की कैटेगरी में रिएक्टर से बाहर निकलते हैं। तो होमी भाभा ने कहा कि जो स्पेंट फ्यूल निकल रही है उससे हम अपने न्यूक्लियराइजेशन या मिलिट्री न्यूक्लियराइजेशन को अंजाम देंगे, ठीक है। वो ये बात कह रहे थे 1965 में, 1965 में।
इसलिए भी कहा जा रहा था बिकॉज 62 में हमने इंडो चाइना वॉर लड़ी और इंडो चाइना वॉर के तहत भारत को हार झेलनी पड़ी। नेहरू जी का निधन हुआ 1963 के आसपास में और उसके बाद 64-65 से एक प्रकार का देश में ग्लूमी माहौल था। और इस ग्लूमी माहौल को देखते हुए सरोज होमी भाभा एक वक्तव्य दे रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में और वो ये कह रहे हैं इन 65 ही सेइंग दैट विद इन 18 मंथ्स 18 मंथ्स के अंदर हम इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बना सकते हैं, इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, ये क्षमता हम में है। अनफॉर्चुनेटली उनके यही बोलने के बाद 1966 में कनाडा जा रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसको एयर इंडिया कंचनजंगा कहा गया, एयर इंडिया की फ्लाइट माउंट ब्लैंक एल्प्स के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होती है और उनका वहाँ पर निधन होता है। आज भी उनसे जुड़ी हुई कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज और CIA से जुड़ी हुई जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे जुड़ी हुई कई थियरीज घूमती रहती हैं दैट ऐसे बोलने के बाद या इंडिया के ओवर्टली न्यूक्लियर एम्बिशंस बताने के बाद ये सारी घटनाएं हुई, नंबर एक। बट what is more important is that प्रेस्लर एग्रीमेंट काम नहीं कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। प्रेस्लर एग्रीमेंट क्या है? प्रेस्लर एग्रीमेंट एक प्रकार से यूएस का थंब था, यूएस की एक दमनकारी पॉलिसी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये बता देती कि हर साल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को यूएस को एक प्रकार का गारंटी देना पड़ता था that it is not using and it will not use any kind of nuclear weapons, nor it is developing any nuclear weapons also. Now, ये चीज़ प्रेस्लर एग्रीमेंट पाकिस्तान को हर साल गारंटीज और प्रत्याभूत करना पड़ता था, देना पड़ता था। और भारत इस बात से खुश नहीं थे बिकॉज हम जानते थे कि बैक चैनल पे ऐसे बहुत लोग थे, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ कोरिया, विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, वहाँ से देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की ये दिली ख्वाहिश थी कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंदिरा गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्तव्य दिया कि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT जो बाकी देश प्रेशर कर रहे थे इंडिया को साइन करने के लिए और दूसरे कंट्रीज को साइन करने के लिए, जिसमें इजराइल भी था, वो ये कह रहे थे कि देखिए सारे के सारे टेस्ट्स पर बैन लगा दिया जाए। हमने टेस्ट्स की श्रृंखला देखी और देखा फ्रांस जैसी कंट्रीज जो है वो 200 से ऊपर टेस्ट्स कर रही हैं। तो इंदिरा गांधी जी का मानना था कि ये ट्रीटी एक बेईमानी है भारत के न्यूक्लियर एम्बिशंस के साथ। हम न्यूक्लियर एम्बिशंस अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं और ये भी टेस्ट्स जो है हमें टेस्ट्स करने पर, या ये ट्रीटी जो है हमें टेस्ट करने पर ही रोक देगी, जबकि 1965 तक पता नहीं कितने देशों ने पता नहीं कितने टेस्ट्स कर लिए हैं, जिसमें यूएस भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें चाइना भी है। तो भारत पीछे क्यों रहे? इसी के वजह से हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करने से मना किया, जो आज भी भारत का एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टैंड है। फाइनली ऑन 18th ऑफ मई, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, हालांकि 3 टेस्ट्स हुए थे, एक टेस्ट नहीं हुआ था, 3 टेस्ट्स हुए थे, 11 को, 13 को और 18 को। ये सारे मई के महीने में टेस्ट्स हुए, लेकिन 18 को फाइनली बुद्ध पूर्णिमा के दिन इंडिया ने एक सब किलोटन टेस्ट किया, जो सतह से नीचे वाली टेस्ट थी। हमारी सारी टेस्ट सतह से नीचे वाली टेस्ट थी और उस टेस्ट के साथ हमने अपने आप को या अपने कंट्री को न्यूक्लियराइजेशन या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की काबिलियत दी, एंड दैट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को डेवलप करने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बना। अब आगे मैं बताना चाहूँगा, जस्ट बिफोर वी गो टू द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर स्लाइड्स, आई वांट टू implore the students particularly who are preparing for UPSC कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है प्रीलिम्स के आने में भी और ज़्यादा दिन नहीं है इस साल के ख़त्म होने में भी। सो इफ़ इग्नोरेंस डज कॉस्ट यू मोर देन एजुकेशन, देन प्लीज़ लुक टूवर्ड्स एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी अफोर्डेबल, सही रूप में
और तार्किक रूप में करें और शायद जल्दी करें। हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव सर्विसेज प्रोवाइड हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम्स दे सकें और अच्छे तरीके से दें, हम आपकी तैयारी में जुटेंगे आपके साथ, एंड फॉर दैट you can definitely subscribe to it. Please use the code if you are planning to take any course. Now, इतना कहने के साथ I will move ahead. What doctrine lacks? यानी कि डॉक्ट्रीन में कमी क्या है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज। डॉक्ट्रीन डज नॉट एड्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। यानी कि अगर मान लीजिए तालिबान या अलकायदा या आईसिस के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स लगे और उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया, तो डॉक्ट्रीन क्या करेगी, इसके बारे में डॉक्ट्रीन ने कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट वो ये कहती है कि स्टेट हमला करेगा तब क्या करेंगे। मेजर अटैक्स डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर आर नॉट स्पेसिफाइड। यानी कि बायोलॉजिकल, जैविक और रासायनिक अटैक्स होते क्या हैं और कैसे हैं, ये डॉक्ट्रीन नहीं बताता है। न्यूक्लियर अटैक ऑन नेबर्स विल लीड टू अ फ्लो ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी रेडिएशन। ये देखिए इंडिया की टोपोग्राफी को, ये फिजिकल मैप है और यहाँ पर पाकिस्तान को आपको मैप बनाने में बड़ी तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली भारत और पाकिस्तान की टोपोग्राफी एक है। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हम पर न्यूक्लियर अटैक करेगा और हम उसे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देंगे, सो ऐसी बहुत सारी विंड्स हैं जो ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट चलती हैं। वो विंड्स वापस उनके सेकेंडरी और टर्शियरी रेडिएशन को भारत के लोगों के पास ही लेके आएगी। नॉट टू फॉरगेट, अगर हम चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पूरे वाटर सोर्स जो हिमालय हैं, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के वाटर सोर्स को देता है, उसे भी खतरा पैदा होने की पूरी संभावना है। दैट बिकम्स अ वेरी टफ जॉब। इश्यू ऑफ अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन। हमारे एस्केलेशंस जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, उनके तरफ से भी अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। दैट बिकम्स, एंड पाकिस्तान डज नॉट फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये सबसे खराब चीज़ है कि हमने अपने एडवर्सरीज को तो मौका दिया हुआ है कहने का कि ठीक है हम पहले आप पे यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, बट पाकिस्तान हमेशा एक न्यूक्लियर ब्लैकमेलर स्टेट रहा है और वो वेपन यूज़ करता रहा है। नाउ ये सारी खामियां हमारे डॉक्ट्रीन में है और इसी के साथ साथ हमारी डॉक्ट्रीन की ये कुछ लिमिटेशन भी बढ़ जाती हैं। नाउ न्यूक्लियर इज़ ऑलवेज अ डेटरेंट। हम नहीं चाहते या कोई भी देश नहीं चाहता दैट इट शुड बी यूज्ड अगेंस्ट वन और द अदर, बट एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न्ड, पॉलिसी की चेंज होने का ज़रूर समय है और यही मंशा रही है पॉलिसी वॉच की कि एक पॉलिसी के थ्रेडबेयर एनालिसिस करें और साथ ही साथ बिकॉज वी आर डूइंग द डिफेंस सीरीज़, तो इससे पहले हम लोग ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में किया डिफेंस सीरीज़ और उसी से जुड़ी हुई कड़ी इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में। नाउ आई होप ये आपके एक एक थीम्स को, सिलेबस के एक एक थीम्स को प्रिपेयर करने में मदद करेगा। आई हैव ऑल्सो एडेड द सोर्सेज थ्रू विच वी हैव प्रिपेयर्ड द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। वी विल ऑल्सो अटैच द लिंक्स। माई नेम इज़ आशीष एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपके मन में कोई और पॉलिसी डिस्कशंस हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू डू अ शो ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिसी वॉच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।